नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जी हाँ दोस्तों, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरटी एक्ट 2009। पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, शॉर्ट नोट्स भी यही हैं आपके, पूरी व्याख्या भी यही रहने वाली है। अगर आपने एक बार इस क्लास को लास्ट तक लगा लिया ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका आरटीई एक्ट 2009 में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए बात करते हैं हम आरटी एक्ट 2009 की। तो देखिए यहां पर क्या बात हो रही है। सबसे पहले देखिए कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 क्या लिख रखा है, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी इन लाइनों का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए पूरी व्याख्या बताने वाला हूं, एक एक शब्द आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है ये कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ना, जो 2009 है, वो लागू कब होता है, किसके तहत ये लागू किया गया, ये दो बातें यहां पर हमें पता चल रही है कि ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया था, लागू किया गया था। और ये लागू कब होता है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। किसको छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। कब से लागू हुआ था, जब से वहां पर क्या हटी है, धारा 370 हटी है दोस्तों। कब हटी, तो वहां पर यह लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हो जाता है। यानी संपूर्ण भारत की बात करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कौन सा भी राज्य हो, तो यह 31 अक्टूबर 2019 से, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 से यह संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। समझ में आया ना दोस्तों, कौन से अधिनियम के तहत है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह लागू किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आरटी एक्ट 2009 के बारे में और बातें पढ़ते हैं। तो देखिए आरटी एक्ट 2009, सबसे पहले बात आती है इनके जन्मदाता कौन है। इनके जन्मदाता कौन है, जन्मदाता इनके कौन है। एक तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आरटीई का जन्मदाता, आरटीई का जन्मदाता कौन है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आरटीई का वास्तविक जन्मदाता। एक तो आपको सीधा ही पूछ लेगा कि जन्मदाता कौन है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक जन्मदाता कौन है। तो सबसे पहले हम बात करें जन्मदाता की, सबसे पहले हम बात करते हैं जन्मदाता कौन थे। तो इसके जन्मदाता थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों कहा जाता है इन्हें जन्मदाता, आरटीई का जन्मदाता इन्हें क्यों कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, जो हमारी केंद्रीय विधान परिषद थी ना, उसमें अनिवार्य शिक्षा का क्या किया था, बिल पेश किया था। अनिवार्य शिक्षा का क्या किया था, बिल पेश किया। हालांकि वो लागू नहीं हो पाया, वो पारित नहीं हो पाया, लेकिन पेश किया, सबसे पहले इन्होंने पेश किया। इसीलिए आरटीई का जन्मदाता किसे कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। किसको कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं, आरटीई का जन्मदाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नंबर 2 क्वेश्चन, कि वास्तविक जन्मदाता कौन है।
वास्तविक जन्मदाता कौन है, वास्तविक जन्मदाता कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और वास्तविक जन्मदाता कौन है, उन्नी कृष्णन। देखिए दोनों में भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है, यहां पर तो गोपाल कृष्ण गोखले, यहां पर क्या आ जाएगा, उन्नी कृष्णन। क्या आ जाएगा, उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब तक हमने कितने क्वेश्चन देखे टोटल मिलाकर, अब तक हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, 4 नहीं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कौन कौन से देखे, सबसे पहले आपको मैंने बताया, यहां पर क्या बताया था कि जो आरटीई एक्ट 2009 है वो भारत में कब लागू होता है, तो 1 अप्रैल कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। सबसे पहले हमने ये बात की, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पर आपको मैंने बताया कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था, तो कौन सा था वो, 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। और 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में होता है श्रीमान, कब होता है, 2002 में होता है। नंबर 3 पर हमने बात की कि आरटीई एक्ट है, आरटीई का जन्मदाता कौन है, आरटीई का जन्मदाता कौन है, जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता की हमने बात की कि गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 4 नंबर हमने देखा कि क्या देखा, इसके वास्तविक जन्मदाता कौन है, तो इसके वास्तविक जन्मदाता कौन हो जाएंगे, उन्नी कृष्णन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उन्नी कृष्णन हो जाएंगे। और एक हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में यह कब से लागू हो जाता है, जब से वहां से धारा 370 को हटाया गया, यानी 31 अक्टूबर 2019 को वहां पर भी लागू हो जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या कर दिया जाता है, इसे लागू कर दिया जाता है। और ये भारत देश, और ये हमारा प्यारा भारत देश, देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश बना था, 135वां देश बना था। विश्व का कौन सा देश बना था, 135वां देश बना था। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर पहला देश कौन था, प्रथम देश कौन था, कौन सा था, पहला देश कौन सा था या प्रथम देश कौन सा था, तो वो था नॉर्वे। कौन सा था, नॉर्वे। यानी नॉर्वे ऐसा पहला देश है जिसने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार क्या किया था, लागू किया था। और भारत ऐसे करने वाला कौन सा है, 135वां। देख सकते हो भारत किस पोजीशन में खड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस पोजीशन पर खड़ा है, ये आप देख सकते हो यहां से। उसके बाद हम बात करेंगे पूरी यहां पर है कि आरटी जो एक्ट है वो राज्यसभा में कब आता है, लोकसभा में कब आता है, राष्ट्रपति इस पर कब हस्ताक्षर करते हैं, और ये लागू कब होता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले पेश होता है कहां पर, राज्यसभा में। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं साथ की साथ कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरटीई एक्ट सबसे पहले कहां पर पेश किया गया था, राज्यसभा में, लोकसभा में, या दोनों में एक साथ, या फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको कह दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में सबसे पहले यह पारित होता है, कब होता है, 20 जुलाई 2009 को। याद रखनी है क्या जी श्रीमान, आपको ये तारीखें भी याद रखनी है, तारीखें भी याद रखनी है। उसके बाद हम देखें कि ये लोकसभा में कब पारित होता है, लोकसभा में ये पारित होता है 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को ये पारित होता है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, इस पर हस्ताक्षर कब कर दिए जाते हैं, और कब किए जाते हैं, 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए जाते हैं, 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए जाते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है, किसको पारित किया जाता है, यहां पर राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई को पारित किया जाता है 2009 में। तारीख क्या थी, 20 जुलाई, 20 जुलाई को राज्यसभा के द्वारा, उसके बाद 4 अगस्त को लोकसभा के द्वारा, और 26 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था, या राष्ट्रपति के द्वारा जो पारित किया गया था, किनके द्वारा यह पारित किया गया था, तो हमारे राष्ट्रपति का नाम था प्रतिभा पाटिल। क्या नाम था दोस्तों, प्रतिभा पाटिल, वो थे
प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने क्या किया था, आरटीई पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। आरटीई पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया और इसे क्या किया, पारित कर दिया था। और ये हमारे देश में लागू कब हो जाता है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है, 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट 2009 लागू हो जाता है। अब देखिए, आरटी एक्ट क्या हो गया, लागू हो चुका है। अब बात करेंगे कि इसमें कितने अध्याय थे, कितनी धाराएं हैं टोटल, कितनी अनुसूची है। आरटीई 2009 जब ये लागू होता है ना, तब इसमें कितनी धाराएं थी, तब प्यारे विद्यार्थियों इसमें कितनी धाराएं थी, कितने अध्याय थे, कितनी अनुसूची थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने अध्याय थे, तो टोटल 7 अध्याय थे। धारा पूछे तो टोटल धाराएं 38 थी, याद रखना आपको, टोटल 38 धाराएं थी। अनुसूची कितनी थी, 1 अनुसूची थी। अनुसूची कितनी थी, 1 अनुसूची थी। और आरटी 2009 की अधिनियम संख्या कितनी थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अधिनियम संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। और अधिनियम संख्या कौन सी थी, 35वां अधिनियम था। ये 35वां अधिनियम संख्या हो गई। और ये गणराज्य वर्ष अगर आपसे पूछे, गणराज्य वर्ष कौन सा था, तो वो गणराज्य वर्ष था 60वां। कौन सा था, गणराज्य वर्ष था वो 60वां। गणराज्य वर्ष कौन सा हो जाएगा, 60। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि जैसे जैसे समय गुजरता है उसमें संशोधन भी होते चले जाते हैं। तो आरटीई 2009 में भी संशोधन हुए हैं। तो अब संशोधन के अनुसार वर्तमान समय में कितनी अध्याय है, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची है, इनकी भी हम बात करें तो अब वर्तमान में 7 अध्याय हैं, 39 धाराएं, 39, यानी एक धारा और जुड़ चुकी है दोस्तों। एक धारा और जुड़ चुकी है। अब 38 में एक जुड़ने के बाद कितनी हो गई, 39। कितनी हो गई, 39। और ये 39वीं धारा कब जुड़ती है, 2012 में। कब जुड़ती है, 2012 में ये जुड़ती है। और यहां पर अनुसूची कितनी है, 1 अनुसूची है। 1 अनुसूची है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो वर्तमान में 7 अध्याय, धारा 39 है, अनुसूची 1 है। सभी को समझ में आया। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए यहां पर, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, अब तक रिवीजन कीजिए। आरटीई 2009 के बारे में हम बात करें। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत, जो कब होता है, 2002 में होता है। उसके तहत प्यारे विद्यार्थियों 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया जाता है, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। फटाफट कीजिए रिवीजन। अब कोई जल्दबाजी कर लीजिए चाहे। अब फटाफट आपको रिकॉल करना है अब तक क्या पढ़ा है। तो देखिए, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जन्मदाता की बात करें, जन्मदाता कौन हो जाएंगे, जन्मदाता हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और वास्तविक जन्मदाता पूछे, तो कौन हो जाएंगे, उन्नी कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, उन्नी कृष्णन। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के द्वारा कब कब हस्ताक्षर किए गए, तो राज्यसभा में पारित होता है 20 जुलाई को। 4 अगस्त को लोकसभा में पारित हो जाता है। और राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर कब कर दिया जाता है, 26 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। कौन थे राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल हमारे क्या थे उस समय, राष्ट्रपति थे। उसके बाद हमने देखा कि आरटी एक्ट, जो आरटीई है, आरटीई 2009, ये इसमें कितने अध्याय थे, 7 अध्याय थे। धारा कितनी थी, 38 धाराएं थी। अनुसूची कितनी थी, 1 अनुसूची। लेकिन 2012 में संशोधन होता है और एक 39वीं धारा भी जोड़ दी जाती है। इतना अब तक हमने पढ़ा है, तो सभी को याद है इतना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये आता है, यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 7 अध्याय ऐसे याद नहीं करना दोस्तों आपको। चलिए मैं आपको याद करवाता हूं 7 अध्याय हम कैसे याद करेंगे। कितने अध्याय, 7। तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 अध्याय हम देखने वाले हैं। तो किस प्रकार याद करेंगे, तो देखिए 7 अध्याय है तो प्रारंभ ही होता है। श्री गणेश कर रहे हैं तो प्रारंभ हो चुका है। तो प्रारंभिक अधिकार, इनके नाम आपसे पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अधिकार, कर्तव्य। सबसे पहला हमारा अधिकार क्या है, कर्तव्य। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य है, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य। उसके बाद हमें क्या करना है, उत्तर की खोज करनी है। कहां से खोज करेंगे उत्तर की, उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व।
उत्तर कहां से खोज करेंगे? पाठ्यक्रम से। तो पाठ्यक्रम आ जाएगा। उसके बाद इसका हम संरक्षण कर देंगे और संरक्षण करने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास? प्रकीर्णन बच जाएगा। क्या बच जाएगा? प्रकीर्णन बच जाएगा। क्या बच जाएगा? प्रकीर्णन बच जाएगा। ये लीजिए, ये 7 अध्याय, ये सातों अध्यायों के नाम है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आरटीई 2009 में 7वें अध्याय में क्या है, 5वें अध्याय में क्या लिख रखा है, चौथे अध्याय में क्या लिख रखा है, तीसरे अध्याय में। बस इतने नाम आपको याद करने। क्या है? प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, पाठ्यक्रम संरक्षण प्रकीर्णन है। 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, अपने आप याद हो जाएगा। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, ये तीनों एक साथ बोलिए। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, क्या बोलना है दोस्तों? प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य। बोलिए एक बार, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद कर्तव्य हो गया, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य हो गया। उसके बाद हम उत्तर की खोज करेंगे पाठ्यक्रम से। तो उत्तरदायित्व है पाठ्यक्रम, और फिर क्या करेंगे? उसका संरक्षण करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। अब आती है धाराएं। क्या आती है? धाराएं। प्रारंभिक, प्रारंभ कर दो 1 2 से, 1 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 तो आएगी। उसके बाद 5, उसके बाद क्या आती है? 5 आती है। 1 2 3 5, 1 2 3 5, यानी 2 3 5 हो रही है ना। एक तो नहीं आती, 2 3 5 याद करने का बस थोड़ा सा तरीका है हमारा। 5 के बाद क्या आती है? 5 के बाद आती है प्यारे विद्यार्थियों 7। तो यहां पर 7 लिखेंगे क्या? नहीं, ये तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 रह गया। तो पहले यहां 6 लिखेंगे और 7 तो आएगा ही, बीच में आ जाएगा। तो अब 7 के बाद 11 आती है, तो 11 लिख दीजिए। आ गया ना। 1 2 3 5 फिर 6 11, 11 तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा, आ चुका है ना। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें। यहां पर सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना होगा, 12 से 28। उसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे, यानी 29 30। फिर 4 जोड़ देंगे, पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ दीजिए, यानी 34, और फिर 4 जोड़ दीजिए 38। 38 यहां पर आ जाएगा, यानी 30 के बाद 31 से 34, और यहां पर 35 से 38। ये हो गए हमारे सारे के सारी धाराएं। सारी की सारी क्या हो जाएंगी? यहां पर धाराएं हो जाएगी। तो याद करना है हमें, क्योंकि ऐसे तो याद होगी नहीं, कोई लॉजिक हमें लगाना पड़ता है। तो देखिए 2 3 5 7 आता है, लेकिन यहां पर 2 3 5 तो आ गया, लेकिन दोस्तों यहां पर 7 आना चाहिए था, लेकिन 6 कहां पर जाए? फिर 6 आ गया। 6 7 के बाद कौन सी आती है? 11 आती है। आ गया। फिर देखिए 12 से 28 हमने कर दिया। उसके बाद हमने 2 जोड़े 30, फिर 4 जोड़े 34, फिर 4 जोड़े 38। हो गया, याद हो चुकी है। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि चौथे अध्याय में को टोटल कितनी धाराएं या कुल कितनी धाराएं हैं, कहां से लेकर कितनी धाराएं हैं, तीसरे अध्याय में कितनी धाराएं हैं, दूसरे अध्याय में कितनी धाराएं हैं, 5वें अध्याय में कितनी है, छठे में कितने? याद हो जाएगी ना। एक बार बिना देखे आप कॉपी में लिख कर देखिए, अपने आप याद हो जाएगी। या फिर मैं एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं। क्या लिखता हूं दोस्तों? अब तक हमने क्या देखा? 7 अध्याय, 1 2, यही है आरटी, बस और कुछ याद नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो यहां पर क्या था? प्रारंभिक, फिर क्या आया था? प्रारंभिक अधिकार, फिर क्या आया? कर्तव्य आया। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, कर्तव्य के बाद क्या याद आया हमें? उत्तर याद आया। उत्तर कहां से देखकर याद आया? पाठ्यक्रम को देखकर याद आया। उत्तर के बाद पाठ्यक्रम आ जाएगा, फिर हम संरक्षण करेंगे, और फिर क्या आ जाएगा? प्रकीर्णन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रकीर्णन आ जाएगा। सबसे पहले 1 2, 2 के बाद कौन सी आती है? 3 आती है, फिर 5 आती है भाज्य संख्या, 5 के बाद 7 आती है, लेकिन 7 से पहले 6 रह गया। उसके बाद 11 आती है। ये लीजिए, ये आपको उत्तर वाला याद ही रखना है। 12 से 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 29 और 30 पाठ्यक्रम में आ जाएगी। फिर 4 जोड़ेंगे तो 31 से 34 हो जाएगी, और फिर 4 जोड़ेंगे तो 35 से 38 हो जाएगी। ये लीजिए, यहां पर कितने जोड़े? 2 जोड़े, यहां 4 जोड़े, यहां फिर 4 जोड़ दिए। 2 4 4 याद कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा 100%। यहां से याद हुए ना। अब देखिए, अब इनका नाम याद करते हैं। देखिए पहला अध्याय, क्या नाम है पहले अध्याय का? प्रारंभिक। धारा कौन सी? 1 और 2 धाराएं। टोटल कितनी धाराएं पहले अध्याय में? 2 धाराएं। कौन कौन सी? पहली और दूसरी। अब आपके मन में आ रहा होगा पहली धारा में क्या है, दूसरी धारा में क्या है? रुकिए जरा दोस्तों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे चलिए। उसके बाद देखिए अध्याय नंबर 2, प्रारंभिक अधिकार। ये लीजिए, सबसे पहले रट ही लेते हैं। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य,
ये तीनों एक साथ है ना, तो तीनों को एक साथ याद करेंगे। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, तो पहला अध्याय सभी को पता चल गया, इसमें प्रारंभिक के बारे में दे रखा है, एक और दो धाराएं आ जाएगी। फिर क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये पूरा नाम हो गया इसका, तो 3 से 5 धाराएं आ जाएगी, तीसरी चौथी पांचवी, यानी इसमें कुल मिलाकर 3 धाराएं हैं, इसमें 2 है। फिर देखिए, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के फिर क्या आएंगे, इसमें कर्तव्य आएंगे कि माता पिता का भी तो कर्तव्य बनेगा ना, कि बच्चों को स्कूल भेजे, ऐसे ही नहीं कोई टीचर आए कहे पढ़ाइए पढ़ाइए, माता पिता कहे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो कैसे होंगे बालक शिक्षित। तो 6 से 11, 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई टोटल दोस्तों, यहां पर 6 हो गई टोटल, कितनी हो गई, 6 धाराएं होगी। तो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 6 है। यहां पर आप ऐसे मत कर देना 6 और 5 11, क्योंकि एग्जाम में हो जाता है मस, ये गलत हो जाता है। हमें याद होता है कि 6 से 11 है, हम क्या करेंगे 6 और 5 11, ठीक है 5 है। आपसे पूछ ले कि अध्याय नंबर 3 समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्यों की कुल कितनी धाराएं सम्मिलित की गई है, आपके ऑप्शन मिले 4 5 6 7, आप करके आ जाओ 5, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी है, 6 है, कितनी है 6, कितनी 6। तो आगे चलें, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य कंप्लीट, उसके बाद क्या आएगा, उत्तर, फिर पाठ्यक्रम से देखेंगे हमें, फिर संरक्षण प्रकीर्णन आ जाएगा। ये लीजिए, अब क्या आएगा, उत्तर आएगा, यानी उत्तरदायित्व, किन का उत्तरदायित्व है, विद्यालय का और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है 12 से 28, फिर 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 29 और 30 में क्या आ जाएगा, पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है और उसका पूरा किया जाना। फिर क्या आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 31 से 34 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बालकों के अधिकार का संरक्षण, क्या हो जाएगा, बालकों के अधिकार का संरक्षण हो जाएगा। और प्रकीर्णन में क्या आ जाएंगी, अन्य बातें, फिर 4 जोड़ेंगे तो यहां पर 38 से 39 देर का है, यानी अब वर्तमान में 39वीं धाराएं भी ऐड हो चुकी है। चले नेक्स्ट, अब करेंगे एक एक की बातें। तो अध्याय नंबर 1, कितनी धाराएं, अध्याय नंबर 1 में श्रीमान 2 धाराएं, कौन कौन सी, पहली और दूसरी धाराएं। इसका नाम क्या है, इसका नाम ही तो प्रारंभिक है, इसका नाम ही प्रारंभिक है। देखिए, किसी भी चीज को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्या नाम है। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान के चलिए आपको कह दे कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, मैं कह दूं कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, बुक से देखकर आप बता दीजिए। अब आपको पता ही नहीं कि चंबल नदी कौन से टॉपिक में, आप देख रहे हो झीलों वाले टॉपिक में, आपको टॉपिक का नाम ही नहीं पता, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे, क्या आगे आंसर देख पाओगे, क्या नहीं देख पाओगे ना। तो वही बात है, प्रारंभिक में क्या आएगी, प्रारंभिक में आएगा सबसे पहले नाम, नाम आने के बाद उसकी क्या देखेंगे हम, परिभाषा, क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसके बाद परिभाषा, यानी पहली धारा में नाम दिया हुआ मिलेगा, दूसरी धारा में परिभाषा ही मिलेगी आपको। तो देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, लीजिए धारा नंबर 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, किसकी बात करें हम, आरटीई की बात कर रहे हैं, आरटी एक्ट 2009 की। तो इसका पहले क्या है, नाम दे रखा है, क्या नाम है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कब लागू होता है, लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद हुआ, पहले क्या आ गया, नाम। अब धारा 2 में क्या आ जाएगी, परिभाषा, क्या आ जाएगी, परिभाषा। देखिए, इसमें परिभाषा का मतलब क्या है, इसमें आपको कई शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे बालक आ गया। अब बालक नाम आते ही आपको ऐसे नहीं कि 1 साल से लेकर 10 साल सोचना है, 10 साल से लेकर 18 साल तक सोचना है, नहीं, बालक का एक ही मतलब होगा 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं। और ये आपको याद भी होना चाहिए कि आरटीई जो एक्ट है वो कौन से वर्ष के बालकों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। तो बालक का मतलब, बालक का अभिप्राय क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं दोनों। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस प्रकार है कि आरटीई 2009 के अंतर्गत बालक को परिभाषित किया गया है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, 6 से 18 वर्ष के बालक और बालिकाएं, 5 से
10 वर्ष के बालक और बालिकाएं, या आपको कह देगा 3 से 16 वर्ष के बालक और बालिकाएं, 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद परिभाषाएं देखिए, यहां पर आपको मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा। आगे चलेंगे ना धाराओं में, नाम आएगा कहीं पर प्रारंभिक शिक्षा, तो उसका अभिप्राय क्या होगा? कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। फिर आएगा असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक, तो उसमें क्या आ जाएंगे? अनुसूचित जाति के बालक आ जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के बालक आ जाएंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक और भौगोलिक रूप से जो शैक्षिक दृष्टि से क्या हुए हैं, पिछड़े बालक है ना, वो बालक आ जाएंगे। दुर्बल वर्ग के बालक कौन से हो जाएंगे? दुर्बल वर्ग के बालक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। दुर्बल वर्ग के बालक कौन से होते हैं? जो गरीबी रेखा से क्या करते हैं? नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी जिन बालकों के परिवार की आय कह दीजिए 2.5 लाख से क्या हो, कम हो, 2.5 लाख से क्या हो पारिवारिक आय हो, तो वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? दुर्बल वर्ग के बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। एक आपको यहां पर मिलेगी, एक धारा आएगी, उसमें आपको मिलेगा अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनु यानी पहले, अनु यानी पहले, यानी अगर आपको बालक को प्रवेश देना है तो प्रवेश देने से पहले आप कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करवाओगे। इसका मतलब यही होने वाला है। आगे आएगा अनुवीक्षण प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी, नहीं आएगा वहां पर। अनुवीक्षण प्रक्रिया का तो मतलब क्या होता है कि प्रवेश से पहले जो परीक्षा ली जाती है ना, वो होता है। और आगे धारा में क्या आएगा? अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे नहीं कि सरकारी स्कूल में बालक एडमिशन लेने जाता है और आप कहो कि पहले जा ये परीक्षा पास करके दिखा फिर मैं तेरा एडमिशन लूंगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए, ये हुआ हमारा अध्याय नंबर 1। क्या हो चुका है? अध्याय नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अध्याय नंबर 1 में अब तक हमने क्या देखा? आज के एपिसोड में अब तक हमने क्या देखा? आता है ना धारावाहिक चैनलों में। अध्याय नंबर 1 में देखा, सबसे पहले प्रारंभ तो होता ही है, श्री गणेश तो करते ही है, यानी प्रारंभिक इसका नाम हो जाएगा। धारा कितनी है इसमें? 2, पहली और दूसरी। पहली में क्या है? नाम दे रखा है, दूसरी में परिभाषाएं दे रखी है। दोनों धाराएं याद। चलिए आगे चलते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 क्या था? हमने याद किया था प्रारंभिक अधिकार। अधिकार आएगा, यानी इसमें क्या आएगा? निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार आ जाएगा यहां पर अध्याय 2 में। कितनी धाराएं थी? 3 से 5 तक धाराएं थी, यानी 3, 4, 5, यानी कुल मिलाकर 3 धाराएं। तीसरी, चौथी, पांचवी क्या अधिकार है? तो चलिए देखते हैं क्या क्या अधिकार है 3, 4, 5 धाराओं में। तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों को पास ही विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक है ना, 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको क्या करने का अधिकार होगा? विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये कौन सी धारा कह रही है ये बात? ये धारा कह रही है कौन सी? धारा 3। कौन सी धारा कह रही है? धारा 3। ये उम्र जरूर ध्यान रखना, 6 से 14। अगर यहां पर आता हमारे छोटे भाई बहन जो है विकलांग है कोई, तो उनके लिए ये आयु क्या होगी? विकलांग छोटे भाई बहनों के लिए क्या होगी? तो 6 से 18 वर्ष ये रहने वाली है। 6 से 18 वर्ष ये रहने वाली है। इसको लगा लीजिए आप स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। फिर आती है हमारी धारा 4। धारा 4, धारा 4 क्या कहती है? आयु के अनुसार क्या दिया जाएगा? कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बालक है, वो बालक है 8 साल का, शुरू में वो पढ़ता था, 6 साल का है वो, उसने पढ़ाई शुरू कर दी मान लीजिए, और 8 साल का बालक है, उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। पढ़ाई को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब वो बालक हो गया 10 साल का, 10 साल का, 10 साल का हो चुका है बालक। तो अब उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो आयु के अनुसार उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए, आयु के अनुसार बात करें तो कहां से शुरू होती है? 6 से। तो लिख लीजिए 6, 7 साल का, 8 साल का बालक है, 9 साल का बालक है, 10 साल का, 11, 12, 13, 14, क्योंकि 6 से 14 की बात हो रही है। तो 6 साल का बालक पहली कक्षा में, 7 साल का दूसरी में, 8 साल का तीसरी में, 9 साल का चौथी में, 10 साल का पांचवी में, 11 साल का छठी में, 12 साल का सातवीं में, 13 साल का आठवीं में। ये तो गलत हो गया, कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया। 13
13 साल ही आएगा दोस्तों। 14 साल तो आगे चला ही जाएगा, वो नेक्स्ट कक्षा में चला ही जाएगा, 8 साल हो जाएगी। ये तो नेक्स्ट साल में चला ही जाएगा क्योंकि उससे 14वीं लगी जाएगी, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये रहेगा हमारा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप शिक्षक हो, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप शिक्षक हो और एक बालक की आयु है 10 वर्ष, एक बालक की आयु है 10 वर्ष, तो धारा आरटी एक्ट की धारा 4 के अनुसार आप उनसे किस कक्षा में एडमिशन दोगे? कौन सी कक्षा में एडमिशन दोगे? तो उसे हम देंगे कौन सी कक्षा में? कक्षा 5 में। कौन सी कक्षा में? कक्षा 5 में उसका हम एडमिशन कर देंगे। कक्षा 5 में क्या कर देंगे? एडमिशन कर देंगे। और देखिए अधिकार चल रहे हैं, ये बालक की तो अधिकार है कि वो 6 से 14 वर्ष तक का है ना, 6 से 14 वर्ष तक का है तो वो बालक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है, पहला अधिकार आ गया। फिर अधिकार क्या आ गया कि उसे आयु के अनुसार मिलेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कि वो मान लीजिए स्कूल छोड़ दिया तो उसे बाद में पहली कक्षा में बिठा दे, ऐसे नहीं, आयु के आधार पर मिलेगा, यानी ये भी बालक का अधिकार हो गया। और क्या है बालक का अधिकार? बालक का अधिकार है दूसरे स्कूल में जाने का भी, दूसरे स्कूल में जा सकता है। ऐसे तो है नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे इसी सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है, नहीं ना, दूसरे में भी जा सकता है। ये बालक का क्या है? अधिकारी तो है, अधिकारी है। यानी उसके बाद आएगा वो टीसी भी मांग सकता है किसी भी सरकारी, अगर वो सरकारी में पढ़ रहा है तो टीसी मांगने का अधिकार है, टीसी मांगने का अधिकार है, या दूसरे स्कूल में जाने का अधिकार है। तो देखिए प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है, यानी टीसी लेने का भी अधिकार है। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती उसे उसी विद्यालय में पढ़ाए, बालक का जहां मन करे वहां पढ़ेगा, बालक जहां मन करे वहां पर पढ़ेगा, यह भी बालक का अधिकार। कितने अधिकार आए हैं बालक के? 3 अधिकार आए। धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में। धारा 1 और 2 हमने पढ़ी है। धारा 1 2 में, 1 में नाम देखा, 2 में परिभाषा देखी, 3 में हमने क्या देखा? अधिकार देखा बालक का कि वो निःशुल्क पढ़ सकता है। धारा 4 में आयु के आधार पर वो एडमिशन लेगा। धारा 5 में क्या देखा हमने? वो टीसी का अधिकार है, यानी स्थानांतरण का उसे अधिकार है। तो पहला अध्याय कंप्लीट जिसका नाम था प्रारंभिक, दूसरा अध्याय कंप्लीट जिसका नाम था अधिकार। अब आता है कर्तव्य, प्रारंभिक, अधिकार, कर्तव्य। तो इसमें कितनी धाराएं हैं? 6 से लेकर 11 तक चलेंगे, यानी धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। क्या आएगा? कर्तव्य आएगा। अब क्या आएंगे? कर्तव्य आएंगे। किन के कर्तव्य आएंगे? माता पिता का भी कर्तव्य आएगा, समुचित सरकार का भी कर्तव्य आएगा, विद्यालय का क्या कर्तव्य बनता है, सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य आएंगे। तो लीजिए कर्तव्य। सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा? सबसे पहला कर्तव्य है कि विद्यालय तो स्थापित करें ना। आरटीई लागू होने के 3 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां पर विद्यालय नहीं है। पहला कर्तव्य तो यही आएगा, विद्यालय स्थापन किया जाए। विद्यालय ही नहीं होगा तो आगे करेंगे क्या बालक? सबसे पहला कर्तव्य क्या आएगा? विद्यालय स्थापित। अगर प्यारे विद्यार्थियों 1 किलोमीटर, देखिए विद्यालय स्थापित करना है तो 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का विद्यालय होना जरूरी है। यानी इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक विद्यालय कहेंगे। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 1 किलोमीटर के दायरे में की जानी चाहिए, ये कर्तव्य होगा। और 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर क्या किया जाएगा? कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये क्या, कौन सा धारा कहती है? धारा 6 कहती है। किसकी धारा है ये? आरटीई की। कितने समय के अंदर बनेगा? जब से आरटी लागू है उसके 3 वर्ष के बाद ये बनना क्या था? बनना चाहिए दोस्तों, 3 वर्ष के बाद बनना चाहिए, 3 वर्ष के अंदर अंदर बनने चाहिए थे। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय बोले तो कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक बोले तो कक्षा 6 से 8, उच्च प्राथमिक बोले तो कक्षा 6 से 8 हो जाएंगे। ये हो गई धारा 6। अब देखिए विद्यालय स्थापित हो गए, विद्यालय स्थापित हुए हैं तो इसमें कुछ खर्चा तो लगा है ना, खर्चा तो लगा है, और खर्चा तो सभी साथ मिलकर लगाएंगे। या धारा 7 में क्या आएगी? खर्चे की बात आएगी। धारा 7 में क्या आएगी? खर्चे की बात आएगी। ये देखिए 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं? कक्षा 1 से 5। और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8। यहां पर L1 टीचर लगते हैं, यहां L2 वाले टीचर लगते हैं, पता है ना आप सभी को ये तो देखिए, ये देखिए
खर्चे की बात आ गई। सभी का साथ तभी होगा विकास, सबका साथ सबका विकास, यानी केंद्र और राज्य, याद हो रही है ना धारा, सबका साथ सबका विकास। तो यहां पर 60:40 में क्या किया जाएगा, खर्चे या अनुदान वर्तमान में। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्व में जो राज्य है भारत के पूर्व में जो राज्य है वहां पर क्या किया जाएगा, 90:10 में क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा, या अनुदान के रूप में यहां पर आर्थिक अनुदान दिए जाएंगे विद्यालय में। ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद विद्यालय स्थापित हो गया, खर्चे की व्यवस्था आ गई। अब क्या करेगी, कोई समुचित सरकार है, कोई समुचित सरकार। समुचित सरकार किसे कहेंगे, केंद्र की सरकार हो गई, राज्य की सरकार हो गई, केंद्र राज्य की सरकार, या यूटी, कोई तो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सरकार आ गई। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार, हमारा राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, और यूटी जैसे दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। तो देखिए यहां पर समुचित सरकार का मतलब क्या हो गया, केंद्र राज्य यूटी की सरकार, उनके कर्तव्य होंगे यहां पर, उनके कर्तव्य यहां पर दे रखे हैं। समुचित सरकार के कर्तव्य धारा 8 में। फिर दे रखे हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, और उसके बाद दे रखे हैं माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य 10 में। और धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट आ गया है। अब तक हम बात कर रहे थे 6 से 14 वर्ष के बालकों की, 6 से 14 वर्ष के बालकों की हम बात कर रहे थे अब तक है। और यहां पर क्या आ गया, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए जो ईसीसी कोर्स है, ई कोर्स जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो उसकी बात हो रही है। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, उसकी जो यहां पर बात हो रही है, यह बात है 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए समुचित सरकार द्वारा क्या की जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जैसे यहां पर क्या आ जाएंगे, आंगनवाड़ी की स्थापना कौन सी धारा के तहत की जाएगी, आंगनवाड़ी की स्थापना, आंगनवाड़ी की स्थापना धारा 3 से नहीं, धारा 11 के अंतर्गत की जाएगी। नंद घर की स्थापना, बाल वाटिकाएं की जो स्थापना की जा रही है वो धारा 11 के अंतर्गत की जा रही है। यह हुआ हमारा अध्याय 3। चलिए इसको भी हम देखते हैं। देखिए अब तक हमने क्या देखा, धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतनी धाराएं हम देख चुके हैं। इतनी धाराएं को हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं दोस्तों। धारा 1 और 2, धारा 1 और 2 पहला अध्याय, धारा 3, 4, 5 ये हो जाएगा हमारा कौन सा अध्याय, दूसरा अध्याय। फिर आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कौन सा हो जाएगा हमारा तीसरा अध्याय। इसका नाम क्या देखा था हमने, प्रारंभिक, क्या था, प्रारंभिक इसका नाम था। इसका नाम क्या था, अधिकार, प्रारंभिक अधिकार। फिर क्या है, कर्तव्य, फिर क्या याद आए हमें, कर्तव्य। अब देखिए इन धाराओं में हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा धारा 1 में नाम, धारा 1 में नाम, धारा 2 में क्या देखी हमने, परिभाषाएं, क्या देखी, परिभाषाएं हमने देखी। धारा 3, धारा 3 में अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बालक को होगा, और आयु के आधार पर धारा 4 में बालक कहीं पर भी प्रवेश ले सकता है, और टीसी भी अपनी क्या है, स्थानांतरण का अधिकार है, क्या है, स्थानांतरण या टीसी का अधिकार धारा 5 में। फिर धारा 6 कर्तव्य याद है, तो कर्तव्य याद आते ही सबसे पहले तो विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की स्थापना, 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और 2 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और फिर धारा 7 सबका साथ सबका विकास, यानी खर्चे से संबंधित है, यानी आर्थिक सहायता से संबंधित है। फिर आती है धारा 8, धारा 8 में सबसे बड़ी समुचित सरकार, समुचित सरकार, समुचित सरकार के बाद में आती है स्थानीय सरकार, छोटी आ गई, फिर स्थानीय सरकार। फिर आएंगे माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य। और धारा 11 में हमने क्या देखे, नंदघर की बात कर लो या आंगनवाड़ी की बात कर लो, इनकी स्थापना की जाएगी। 11 तक याद ना, 1 में नाम, 2 में परिभाषा, 3 में अधिकार, 4 में आयु, 5 में टीसी, 6 में विद्यालय, 7 में खर्चे, 8 में समूची सरकार, और 9 में स्थानीय सरकार, 10 में माता पिता का कर्तव्य, और 11 में नंद घर या आंगनवाड़ी की स्थापना की जाएगी। याद हुई 11 तक है। 3 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। चौथे अध्याय की ओर हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो लीजिए चौथा अध्याय। क्या दे रखा है हमें चौथा अध्याय, ये लीजिए चौथा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय, चौथा अध्याय, धारा
यहां पर चलेगी धारा 12 से लेकर धारा 28 तक। कितनी धाराएं हो जाएगी टोटल? 12, 13, 14, 15, 16, मेरे हिसाब से 17 होगी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर देखिए 22, फिर कितनी 23, फिर 24, फिर 25, कितनी धाराएं याद करनी है हमें? 26, फिर 27 और फिर 28। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी अध्याय 4 में कुल मिलाकर 17 अध्याय। पहले अध्याय में 2 थी, फिर 3 थी, फिर 6 थी, अब आ गई 17 धाराएं। कितनी आ गई? 17 अध्याय। और इसका नाम क्या था? प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य। उसके बाद आता है उत्तरदायित्व, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरदायित्व। माता पिता किसका उत्तरदायित्व होगा? ये उत्तरदायित्व किसका हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा उत्तरदायित्व किनका? सरकार का। उत्तर शिक्षकों और विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व। सबसे पहले धारा 12 क्या दे रखी है? धारा 12 में क्या बात कह रखी है? धारा 12 में कि निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। 25% क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है? देखिए, सरकारी स्कूल में तो फ्री है ही है बालक, सरकारी स्कूल में तो निःशुल्क पढ़ेगा ही, साथ की साथ प्राइवेट स्कूल में मान लीजिए किसी विद्यालय में 100 एडमिशन है, तो उसमें से पहली कक्षा में 100 एडमिशन है, तो 25 विद्यार्थी क्या होंगे? निःशुल्क वाले होंगे, जिनकी प्यारे विद्यार्थियों फीस कौन भरेगा? सरकार के द्वारा भरी जाएगी। यानी 25% तक का आरक्षण दिया जाएगा। किन को? कमजोर वर्ग के बालकों को। कहां पर? निजी विद्यालयों में। कौन से विद्यालयों में? निजी विद्यालय में। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 12 के अंतर्गत। धारा 12 के अंतर्गत। अब आती है धारा 13। 13 एडमिशन तो होगा रे कालिया, 13 एडमिशन तो होगा रे कालिया। कैसे होगा? कोई भी प्रवेश, कोई भी अनुवीक्षण परीक्षा नहीं ली जाएगी आपसे। यानी यहां पर क्या कह रहा है ये? 13 तो एडमिशन होगा रे कालिया। यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षण या प्रवेश प्रक्रिया संचालन करता है तो यानी अनुवीक्षण परीक्षा नहीं ली जाएगी, प्रवेश सीधा ही दे दिया जाएगा। चाहे वो कालिया हो, चाहे धोलिया हो, चाहे पीलिया हो, उसका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। यानी उसके कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी। अगर कोई विद्यालय ऐसे करता हुआ पाया जाता है तो पहली बार में उसे 25,000 रुपए देने होंगे। 25,000 रुपए देने होंगे। और आगे भी ऐसे करता है बाद में, यानी एक बार तो कर दियो, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है ना। और यदि कोई विद्यालय बालक से प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उस विद्यालय पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, आप उजागर तो कीजिए, अगर कोई विद्यालय ऐसे कर रहा है तो फीस देखिए, 25,000, 50,000 और यहां पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी और प्रति व्यक्ति फीस भी नहीं ली जाएगी, यानी निःशुल्क है। अब क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से, क्या बनेगा कि आरटीई 2000, आरटी एक्ट 2009 के हैं कौन सी धारा, कि कौन सी धारा अधिनियम को निःशुल्क बनाती है? निःशुल्क कौन सी धारा बना रही है? तो 13 धारा है ना, वो 13 धारा, यानी बालक की धारा 13 तो एडमिशन होगा ही रे कालिया। यानी 13वीं धारा क्या बना रही है? इस अधिनियम को निःशुल्क बना रही है, क्योंकि कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी परीक्षा पहले नहीं ली जाएगी। यानी निःशुल्क बनाने का कार्य धारा 13 कर रही है। धारा 13 कर रही है। देखिए, हमने धारा 4 में देखा आयु, क्या देखी थी? आयु के आधार पर देखा था। तो अब धारा आ रही है 14, यानी 4 का संबंध किससे आपका जुड़ाव लग रहा है? अब धारा 14 आएगी ना, उसमें भी आयु से संबंधित बात कही हुई है। इस प्रकार आप थोड़ी सी धारा याद कर सकते हो। तो आयु के सबूत नहीं मांगेगा कोई विद्यालय। अब ऐसे नहीं कहेगा कि जा तेरा जन्म प्रमाण पत्र लेके आ। कहां तेरा जन्म हुआ? सरकारी में हुआ, प्राइवेट में हुआ, घर में हुआ, बाहर हुआ, आसमान में हुआ, धरती में हुआ, कहां हुआ तेरा जन्म? ये आयु के आधार पर है, या आयु का सबूत कोई भी विद्यालय नहीं मांगेगा। और आयु के सबूत न होने पर अगर विद्यालय में एडमिशन कोई विद्यालय नहीं देता है तो प्यारे विद्यार्थियों उस पर कार्रवाई की जाएगी।
यानी आयु के दस्तावेज के आधार पर है, उसका एडमिशन रुकना नहीं चाहिए। 4 में भी आयु थी, 14 में भी आयु है। याद कर लीजिए, 4 में तो आयु के आधार पर एडमिशन दिया जा रहा था, अगर यहां पर आयु का कोई सबूत नहीं है तो एडमिशन दिया जा रहा है। तो हो गई ना 4 और 14 याद। 13 आपको वैसे याद होगी, 13 यानी 13 तो एडमिशन होगा रेखा लिया, और 12 आपको बता ही दिया प्यारे विद्यार्थियों, 12 तो निजी निजी क्षेत्र में आ गया, निजी विद्यालय आ गया। 11 आपको बताया था एक एक करके आंगनवाड़ी, और एक एक करके याद कर लीजिए। चलो ये याद और आ गया हमें, तो एक एक करके हमें आंगनवाड़ी और नंदघर की स्थापना करनी है। एक एक करके आंगनवाड़ी और नंदघर की स्थापना करनी है ना। 3 4 5 सारी याद हो चुकी है। अब जब 28 धारा हो जाएंगी ना, फिर और रिवीजन करेंगे हम। अब आती है धारा 15। क्या आती है धारा 15? धारा 15 में क्या है? बालक को विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई तिथि के अनुसार ही दिया जाएगा। कौन सी थी? 30 सितंबर। 30 सितंबर तक बालक का एडमिशन होगा, उसके बाद बालक का एडमिशन नहीं होगा। लेकिन दे दिया यहां पर, क्या दे दिया? लेकिन किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी वो कब भी आए, बालक कद्दी आ जाए, एडमिशन अपन के करना पड़ेगा, बालक को करना ही पड़ेगा दोस्तों। यानी बालक का क्या किया जाएगा? एडमिशन। 15 धारा 15 में, धारा 15 में उसका एडमिशन किया जाएगा। कब भी आ जाए बालक, एडमिशन करना होगा। अब बालक आ गया, धारा 15 में बालक आ गया तो उसे फेल भी नहीं किया जाएगा, यानी प्रारंभिक शिक्षा में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, और नए बालक को विद्यालय से निकाला जा सकता है। यानी विद्यालय के द्वारा है ना, बालक को नहीं निकाला जा सकता। हाँ, बालक खुद टीसी कटवा कर जा सकता है। कौन से धारा में? टीसी 5 में। धारा 5 में थी टीसी, धारा 5 में क्या थी? टीसी थी। ठीक है ना। अब आती है धारा 17, सबके लिए खतरा। धारा 17 सबके लिए खतरा, यानी प्यारे विद्यार्थियों, बालक को कोई भी टीचर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता, न ही अपमानजनक शब्दों को बोल सकता है। धारा 17 सबके लिए खतरा, शिक्षकों के लिए खतरे की घंटी है। अब अगर कोई बालक कह दे कि ये टीचर मुझे आंख दिखाता है, क्या दिखाता है? आंख दिखाता है, तो सरकार क्या कर देगी? उसे ही कुछ न कुछ दिखा देगी। किसे? टीचर को दोस्तों। अब डरा कर धमका कर नहीं रख सकते बालकों को आप, ये आपके लिए खतरा है। याद हो गई ना? खतरा 17, खतरा 17। फिर धारा 18। अब देखिए, अब आता है यहां से थोड़ा सा पढ़ने का आनंद आएगा यहां पर, क्योंकि यहां से आगे ना याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन हम याद करेंगे। धारा 18 18 18 18 18 हो गया। 8 आप कहन खड़े गए हो रहे, 8 ही गयो, खड़े गए हो रहे, 8 ही गयो, यानी 8 ही क्या करा? आपा स्थापित कर दिया, के कर दिया? स्कूल। तो देखो, विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालित या स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी सरकार कहेगी, सरकार से पहले मान्यता लेनी पड़ेगी विद्यालय स्थापित करने की क्या लेनी पड़ेगी? हमें मान्यता प्राप्त करनी होगी। तो हो गया ना दोस्तों, स्थापित। यानी कहां पर करेंगे? 8 ही करांगा स्थापित। खड़ा करोगा स्थापित ना गुरुजी, मैं तो उरी स्थापित कर दिया। श्रीमान जी मुख्यमंत्री साहब, मैं तो 8 ही स्थापित कर देंगा, ताकि बालक ने दूर ना जाना पड़े। 8 ही, यानी यहां पर स्थापित हो गया। 18 8 ही तो स्थापित हो गया। अगर उल्लंघन करता है, बिना आज्ञा के, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय खोल लेता है, तो 1 लाख रुपए उसे हर्जाना या जुर्माना भरना पड़ेगा। और भी फिर उल्लंघन करता है, फिर भी 1 लाख रुपया भर दिया, फिर भी मान्यता कौन लेकर आया? विद्यालय। तो प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। प्रति दिवस 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब आती है धारा 19। अब देखिए, विद्यालय क्या करना है? स्थापित है। विद्यालय स्थापित करना है, खटा करेगो, 8 ही करेगो, यानी 18 स्थापित करेगो, तो बैंक खातर मैंने की चाहिए? जगह चाहिए। तो धारा 19 में क्या आ जाएगी? देखो, विद्यालय के मान और मानक, मतलब विद्यालय भवन कितना
उनके मानक तो होते ही हैं, उसमें शौचालय भी होना चाहिए, उसमें खेल का मैदान भी होना चाहिए, और उसमें प्यारे विद्यार्थी पुस्तकालय भी होनी चाहिए, प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक कौन कौन से हैं, यानी मान और मानक स्थापित हो गया। अब मान और मानक आएंगे विद्यालय में, यानी कौन कौन से इसमें अध्यापक है, शौचालय है या नहीं बना हुआ, खेल ग्राउंड बना हुआ है या नहीं बना, यानी धारा 19 में क्या आ जाएगा, मान और मानक आ जाएंगे, मान और मानक आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, धारा 20, केंद्र सरकार आरटी में संशोधन कर सकती है, 2020 यानी 20 यानी 20, 2020 मैच खेल सकती है। कौन, केंद्र सरकार खेल ही रही है विद्यालयों के साथ। तो विद्यालयों के साथ तो अभी आज की खबर है, शायद 95 के 92 विद्यालय क्या कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए हैं। मर्ज यानी पास वाले विद्यालय में, अब यानी टीचर की वैकेंसी कम और आएगी दोस्तों। अभी तो क्या है, अभी और कम आने वाली है वैकेंसी, 2-2 पोस्ट आएंगी, जब देखना आप 2-2 3-3 पोस्टें आने वाली है टीचर के लिए। और बीएड धारी देखे होंगे आपने कितने, अब तो वर्तमान में बीएसटीसी वाले भी बहुत हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, धारा 21, ये तो आपके टॉपिक भी है। धारा 21, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, सबसे पहले विद्यालय स्थापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए स्थापित करने के लिए मान्यता लाए। मान्यता लाकर हमें उन्होंने दिखाया, हमने दिखाया कि हमारे यहाँ पर क्या है, मान और मानक पूरे हैं, हमारे यहाँ पर खेल का ग्राउंड भी है, यहाँ पर शौचालय भी बना हुआ है, पूरे टीचर भी हैं, सारी बात दिखाई। उसके बाद क्या होना होगा, विद्यालय का प्रबंधन करना होगा। ये 18 आ गई, ये 19 आ गई, ये 20 में हमने केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है। अब 21 में क्या आ गया, विद्यालय में प्रबंधन के लिए समितियां का निर्माण किया जाएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें टोटल सदस्य 16, अध्यक्ष अभिभावक होगा, उपाध्यक्ष भी अभिभावक होगा, 50% महिलाएं होगी, प्रधानाध्यापक इसका सचिव होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सचिव पूछा जाएगा, अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सचिव कौन होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानाध्यापक। अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष अभिभावक होता है। और देखिए, अब विद्यालय में प्रबंधन के लिए समिति होगी। अब क्या करेगी ये समिति, ये करेगी विद्यालय का विकास। क्या करेगी, विद्यालय का विकास करेगी। तो 22 में क्या आ जाएगा, विद्यालय विकास योजना। याद करना है दोस्तों आपको इसी तरीके से, तभी याद होंगे। विद्यालय विकास योजना आ जाएगी धारा 22 में। अब विद्यालय देखिए, सबसे पहले विद्यालय स्थापित हुआ 18 में, 28 स्थापित करियो। फिर आप मान और मानक देखा, फिर केंद्र सरकार में परिवर्तन भी कर सकती है मान और मानक में। फिर क्या करियो, आप प्रबंधन के लिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को गठन करियो। फिर बाकी करेगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आ करेगी विद्यालय विकास योजना। विकास करेगी किसको, विद्यालय को। और विद्यालय को विकास कब होगा, जब बठे अध्यापक के होगा, बड़ी योग्यता वाला होगा। ऐसे नहीं कि 10वीं फेल कोई है उसे भी अध्यापक बना दिया, कोई 12वीं फेल है उसे ही बना दिया, नहीं, योग्यता वाला बीएड धारी, अच्छा बीएड धारी हो, अच्छे तरीके से बीएसटीसी कर रखी हो उसने, अच्छे तरीके से योग्यता रखता हो। और फिर जैसे ही यहां पर अध्यापक आ जाएंगे, तो अब क्या होगा, अध्यापक के कार्य और कर्तव्य कैसे होने चाहिए ये भी उन्हें बताया जाना चाहिए। और किस अनुपात में, ये देखिए धारा 25 में क्या है, अनुपात दे रखा है छात्र शिक्षक, किस अनुपात में यहां पर अध्यापक लाएंगे वो दे रखा है धारा 25 में, धारा 25 में। और ये हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची, एक ही तो अनुसूची है, और अनुसूची फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, हमें छात्र शिक्षक अनुपात है पढ़ते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, पहले ये धाराएं पढ़ लेते हैं, इतना ये बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए, अब आती है धारा 26। धारा 26 क्या है, ये देखिए, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहेंगे। 10% से अधिक क्या नहीं रहेंगे, पद रिक्त नहीं रहेंगे। और 2 साथ कौन देंगे, अब साथ 2 साथ अध्यापक को कह रहे हैं, हम अध्यापकों को कह रहे हैं 2 साथ, हमारा साथ दो, यानी 2 साथ किसमें, जनगणना में 2, आपदा प्रबंधन चुनाव के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। जनगणना में लगाया जा सकता, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता। तो इनमें तो 2 ना साथ, इनमें तो 2 ना साथ, 2 साथ यानी 2 साथ। और 28 क्या करता है, आप निजी शिक्षण प्रक्रिया यानी प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं ले सकते।
प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकते। तो देखिए दोस्तों, सारी धाराएं हम पढ़ने वाले हैं, सारी धाराएं हम पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23, इतनी धाराएं पढ़ ली हमने। 24 25 26 27 और 28, इतनी पढ़ी है ना। ये लीजिए सबसे पहले धारा 1 में हमने क्या पढ़ा, नाम पढ़ा। अब रिवाइज हो रहा है आपका। धारा 2 में हमने क्या पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी। क्या पढ़ी, धारा 2 में परिभाषाएं पढ़ी। धारा 3 में हमने क्या पढ़ा, अधिकार पढ़ा। क्या पढ़ा, बालक का अधिकार होगा कि वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे। धारा 4 में हमने आयु के बारे में देखा कि आयु के आधार पर उसे एडमिशन दे दिया जाएगा। आयु के आधार पर अगर कोई बालक 10 साल का है तो कौन सी कक्षा में एडमिशन है, 5वीं कक्षा में। इस प्रकार हमने देखा था। वो टीसी ले सकता है, अपने टीसी का अधिकार। फिर कर्तव्य याद आए हमें, तो विद्यालय स्थापित किया जाएगा 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में, और साथ में एक साथ यानी खर्चे, साथ साथ खर्चे करेंगे केंद्र और राज्य सरकार। 90-10 तो पूर्वोत्तर भारत में, और की बात करें तो 60:40। फिर 8 में क्या आया था, 8 में क्या आए थे प्यारे विद्यार्थियों, 8 में हमारे क्या आ गए थे, समुचित सरकार के कर्तव्य, समुचित सरकार के कर्तव्य आ गए थे। 9 में क्या आ गए थे, हमारे स्थानीय सरकार के कर्तव्य, स्थानीय सरकार के कर्तव्य आ गए। 10 में क्या आ गए थे, माता पिता के कर्तव्य, 10 में क्या आ गए, माता पिता के कर्तव्य। और 11 में क्या आ गए, एक एक करके हम नंद घर की स्थापना कर रहे थे, आंगनवाड़ी। और 12 में क्या आ गए, निजी विद्यालय में 25% क्या आएगा, 25% क्या किया जाएगा, दुर्बल वर्ग के बालकों का एडमिशन दिया जाएगा। 13 रे कालिया एडमिशन तो होगा ही रे, अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, कोई भी प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 14 देखिए, 4 में आयु है तो यहां पर भी क्या आ जाएगी, आयु आ जाएगी, यानी आयु का कोई भी सबूत नहीं मांगा जाएगा, आयु का कोई भी सबूत नहीं मांगा जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर प्यारे विद्यार्थियों विस्तारित कालावधि आ जाएगी, विस्तारित यानी एडमिशन कब ले बालक, एडमिशन देना होगा। धारा 15 में क्या आ जाएगी, विस्तारित कालावधि आ जाएगी, ठीक है। धारा 16 में फेल नहीं किया जाएगा, धारा 16 में फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 तो खतरा है, यानी यहां पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। 18 यानी 18 तो क्या किया जाएगा, विद्यालय मान्यता लेनी होगी। मान्यता लेने के लिए उसके मान और मानक 19 में दे रखे हैं। केंद्र सरकार मान और मानक में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है केंद्र सरकार, परिवर्तन कर दिया। अब विद्यालय के लिए क्या करनी होगी, हमें मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनानी होगी, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जैसे ही बनेगी तो विद्यालय क्या क्या होगा, विकास। तो विद्यालय विकास है, यहां पर क्या आ जाएगी, विद्यालय विकास योजना आ जाएगी 22 में। फिर 23 में क्या आ जाएंगे, विकास के लिए हमें शिक्षक लाने होंगे, तो शिक्षकों की यहां पर क्या है, योग्यताएं, शिक्षकों की योग्यता धारा 23 में आ जाएंगी, शिक्षकों की योग्यता आ जाएगी। फिर शिक्षक जैसे ही आएंगे तो उन्हें उनका कर्तव्य और कार्य भी बताना होगा, तो कर्तव्य और कार्य हो जाएंगे। धारा 25 में क्या आ जाएगी, छात्र शिक्षक अनुपात आ जाएगा, छात्र शिक्षक अनुपात आ जाएगा धारा 25 में। धारा 26 में क्या हो जाएगा, रिक्त पदों को भरा जाए, धारा 26 में रिक्त पदों को भरा जाए। और 2 साथ है, शिक्षकों को साथ देना है जनगणना में, चुनाव में, और प्यारे विद्यार्थियों आपदा प्रबंधन में। और 28 में क्या दे रखा है, 28 में निजी ट्यूशन आप नहीं करवा सकते, निजी ट्यूशन नहीं करवा सकते। ये लीजिए, धारा 28 हो गई। अब आता है पाठ्यक्रम, 5वां अध्याय। 4 अध्याय हम कर चुके हैं, 7 अध्याय टोटल है। 5वां अध्याय, 2 ही धाराएं 29 और 30। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा। और पाठ्यक्रम जैसे ही पूरा होगा कक्षा 8 भी कंप्लीट हो जाएगी, कक्षा 8 भी कंप्लीट हो जाएगी। 30 में क्या दे रखा है, शिक्षा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 29-30 तो बिल्कुल आसान है, यानी धारा अध्याय 8 अध्याय 5 तो बिल्कुल आसान है। पाठ्यक्रम तो ये 2 ही धारा है, तो पाठ्यक्रम आती तो पहली धारा तो पाठ्यक्रम से संबंधित हो जाएगी। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया हो गई। और जैसे ही पाठ्यक्रम कंप्लीट होगा तो क्या आ जाएगी, धारा 30 में कक्षा 8 कंप्लीट हो जाएगी, तो कक्षा 8 में शिक्षा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब आता है अध्याय 6, ये लीजिए अध्याय 6। इसका नाम क्या था, संरक्षण। अब संरक्षण करेंगे, बालकों का संरक्षण करते हैं। तो देखिए, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005,
आ गया ना। बालक अधिकार संरक्षण 2005 के अनुसार बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर क्या स्थापित किया जाएगा, राज्य स्तर पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया जाएगा। संरक्षण की बात आई तो बालकों के संरक्षण के लिए आयोग बना दिए जाएंगे। और देखिए, बालक के अधिकार संबंधित शिकायत का निवारण करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी को 3 माह के भीतर करना होगा। शिकायत का निवारण कितने महीने के, 3 माह के अंदर अंदर शिकायत का क्या करना होगा, निवारण करना होगा। किसकी, बालकों की जो शिकायत है उसका। और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इसमें टोटल सदस्य 1+14 यानी 15 होते हैं। एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार राज्य सलाहकार परिषद में भी होता है। अब देखिए, 2 हमने पढ़े हैं, 7 चौथा, 4 तक हम पढ़ चुके थे, 5वां और 6ठा अध्याय हमने पढ़ा। 5वें में 29 और 30, यहां पर 31, 32, 33, 34 यही धाराएं पढ़ी है। 29 में क्या था, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया। 30 में क्या थी, कक्षा 8 पूरी हो गई तो उसे क्या दे दो, पूर्णता शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया जाए। 31 में क्या होगा, 31 में दोस्तों आयोग की स्थापना की जाएगी। 31 में क्या किया जाएगा, आयोग की स्थापना की जाएगी बालकों के संरक्षण, क्योंकि इसका नाम ही तो संरक्षण है। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य है, उसके बाद उत्तर पाठ्यक्रम संरक्षण, संरक्षण आ गया ना। 32 में क्या आएगा, बालक के लिए आयोग तो बन गए, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग बन गया बाल संरक्षण, और राज्य पर राज्य बाल आयोग बन गया, संरक्षण आयोग बन गया। 32 में क्या किया जाएगा, जो बालक की शिकायत है उसका निवारण किया जाएगा 3 माह के अंदर। कौन करेगा, ये करेगा दोस्तों, कौन है, बालक की शिकायत का निवारण कौन करेगा, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। 33 में क्या किया जाएगा, 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। बिल्कुल आसान आ गए। अब तो एक ही मुश्किल है, अध्याय नंबर थोड़ा सा 4, वो भी कहां पर आकर धारा 21 के आर बार जाकर थोड़ा सा मुश्किल आता है, बाकी बिल्कुल आसान है। और अध्याय 7 क्या दे रखा है हमें, अध्याय 7 क्या होता है, प्रकीर्णन। क्या है, प्रकीर्णन, याद है ना, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। तो देखिए 35 में क्या दे रखा है, 36 में क्या दे रखा है, 37, 38, 39। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम को लागू करने के निर्देश, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाएगा, लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और देखिए क्या है, 36 में अभियोजन से पूर्व मंजूरी, अभियोजन से पूर्व मंजूरी दी जाएगी धारा 36 में। और धारा 37 क्या कह रही है, कोर्ट, क्या है, कोर्ट में वाद दायर नहीं किया जा सकता, कोर्ट में वाद दायर नहीं किया जा सकता, यानी सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है। और 38 में क्या है, समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, यानी 38, धारा 38 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके तहत क्या किया जाएगा, राज्य सरकारें क्या करेगी, अधिनियम लागू करेगी। अब जैसे राजस्थान में है ना नियमावली 2011 जो हम कल पढ़ने वाले, नियमावली 2011 जो हम कल पढ़ने वाले, धारा 38 के तहत क्या की गई है, उसकी स्थापना की गई है, उसको लागू किया गया। और 39 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार की शक्ति है। कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। यह है धारा 39। ये कौन सी है, धारा 39। अध्याय 7 हमने पढ़ लिए, धारा 39 हमने पढ़ ली। एक बची हमारे पास अनुसूची, कौन सी बची है, अनुसूची हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए कक्षा 1 से 5 तक के, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय है ना, उसमें छात्र शिक्षक जो अनुपात है वही हमें अनुसूची में दे रखा है। तो देखिए 60 छात्रों तक 2 शिक्षक होंगे, कितने होंगे, 2 शिक्षक। 61 से लेकर 90 अगर छात्र है तो 3 शिक्षक हुए। जैसे 91वां छात्र एडमिशन लेता है तो 4 शिक्षक हो जाएंगे 120 छात्रों तक। फिर 121 से 200 तक 5 शिक्षक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5। अब देखिए अनुपात क्या बन रहा है, 30:1 बन रहा है, यानी 30 छात्र पर 1 शिक्षक होगा। कहां पर, प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है, तो 30:1 होता है, 30:1 होता है दोस्तों। क्या होता है, 30:1 होता है। और 150 से अधिक शिक्षक हो गए ना, नहीं 150 से अधिक छात्र हो गए, 150 से अधिक अगर छात्र हो जाते हैं, 150 से अधिक अगर छात्र हो जाते हैं तो साथियों क्या होगा, एक यहां पर क्या किया जाएगा, मुख्य शिक्षक अतिरिक्त लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्या किया जाएगा, मुख्य शिक्षक अतिरिक्त लगाया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि
प्राथमिक शिक्षा में 121 छात्र हैं, 121 छात्र है, तो उस विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे? 121 होने पर कितने होंगे? 5 शिक्षक होंगे। आपको कह दे कि 151 छात्र है तो कुल कितने शिक्षक होंगे, तब कितने होंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक क्या आ जाएगा यहां पर? मुख्य शिक्षक अतिरिक्त लगाया जाएगा। एक क्या लगाया जाएगा? 150 से अधिक है, मुख्य शिक्षक अलग लगाया जाएगा। और जैसे ही 201वां छात्र आता है, जैसे ही 201वां छात्र आता है, तो यह अनुपात क्या हो जाएगा? 40:1 हो जाएगा। 40:1 हो जाएगा, यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक हो जाएगा। 40 छात्रों पर एक शिक्षक हो जाएगा। 200 से अधिक छात्र होने पर 40:1 में क्या होंगे? शिक्षक होंगे। यानी 200 अगर है वहां पर क्या क्या जाएंगे? 201 हो जाए। 200, ये मान लीजिए यहां पर 220 हो जाए तो कितने शिक्षक वहां पर लगाए जाएंगे? 220 छात्र, सॉरी शिक्षक बोल दिया क्या मैंने? 220 छात्र आ जाए तो कितने शिक्षक लगाए जाएंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए यहां पर फिर से ध्यानपूर्वक देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है। 60 छात्र तक तो 2 शिक्षक होंगे। जैसे 61वां छात्र आएगा तो तीसरा शिक्षक भी आ जाएगा। 90 छात्र रहेंगे तब तक 3 ही शिक्षक रहेंगे उस विद्यालय में। जैसे 91वां छात्र आता है, चौथा शिक्षक भी आ जाएगा, और ये चौथा शिक्षक 120 छात्र तक रहेगा। और जैसे ही 150 से अधिक होते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों एक मुख्य शिक्षक भी और आ जाएगा यहां पर। और 121 से 200 छात्रों तक 5 शिक्षक यहां पर रहने वाले, यानी 30:1, और 200 से अधिक होने पर 40:1 हो जाएगा। और कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण घंटे कितने? 800 घंटे। और शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे? 200। शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 6 से 8 तक है, 35 छात्रों पर एक। वहां पर कितने थे? 60 छात्रों पर एक। यहां 36 से 70 पर 2, और 71 से 100 पर कितने? 3 शिक्षक। और 100 छात्रों से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक होगा। और कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा? 35:1 होगा। कितना होगा? 35:1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। और शिक्षण घंटे 1000 है, और शिक्षण दिवस कितने हैं? 220। शिक्षण दिवस कितने हैं? 220। ये हो गई अनुसूची भी। ये क्या हो गई? अनुसूची। ये हो गया हमारा टॉपिक कौन सा? आरटीई एक्ट 2009। अच्छे तरीके से आपको कराया, पूरी व्याख्या के साथ आपको कराया। इससे बाहर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो किसी को आएगा नहीं। तो क्लास कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपको रीट भर्ती यानी 3rd ग्रेड के लिए आपको यहां पर टॉपिक आपको कम समय में ज्यादा व्याख्या के साथ है और अच्छे तरीके से आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।